नमस्कार। आप देख रहे हैं देवभूमि झारखंड न्यूज़। मैं दिलीप सिन्हा हूँ। हमारे साथ हैं प्रसिद्ध हड्डी जोड़ और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रसून आनंद। आज डॉक्टर प्रसून आनंद साहब से हम हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में हेल्थ अवेयरनेस को लेकर विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब, देवभूमि झारखंड न्यूज़ के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। देवभूमि झारखंड के समस्त दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार जी। सर, पहले ही आप बता दें सबसे पहले कि आपकी प्राथमिक शिक्षा और मेडिकल शिक्षा एजुकेशन ये कहाँ से हुई सर? मेरा नाम डॉक्टर प्रसून आनंद है। मैं सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड आर्थोस्कोपिक सर्जन हूँ। मैंने अपना MBBS जो है वो RMCH जो समय हुआ करता था, अभी रिम्स है, रांची से किया है मैंने। उसके बाद MS ऑर्थोपेडिक्स जो है वो दरभंगा मेडिकल कॉलेज से किया है, 2005 में पास किया है। उसके बाद के आगे की ऑर्थोपेडिक्स की सारी जो एडवांस ट्रेनिंग है वो मेरी मुंबई से हुई है। और उसके बाद मैं जमशेदपुर में टाटा मोटर्स हॉस्पिटल में 8 साल सीनियर कंसल्टेंट था और कुछ साल विदेश में भी सेवा देने का मौका लगा है। लेकिन कोरोना के समय ये दिमाग में विचार आया कि अपना देश और अपनी मिट्टी ही बुरे समय में याद आती है, तो सब कुछ छोड़ करके मैं वापस अपने शहर धनबाद आ गया और तब से 2020 से मैं यहाँ ही सेवा दे रहा हूँ। कोलफील्ड में जैसा हम लोग जानते हैं कि हड्डी से संबंधित रोग यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से फैल भी रहा है। तो सबसे पहले सर ये जानना चाहेंगे कि हड्डी कमज़ोर होने का क्या कारण है और कैसे ये पता चलता है कि हड्डी हमारा कमज़ोर हो रहा है? जी, हड्डी कमज़ोर होने के बहुत सारे कारण हैं। उनमें से एक तो हमारा एक एजिंग एक प्रोसेस होता है, जहाँ उम्र बढ़ने के बाद हर लोगों की हड्डी में कमज़ोरी आती है। प्लस हम लोग का दैनिक दिनचर्या काफ़ी बदल चुका है। जो हम लोगों के पूर्वजों का दिनचर्या जो हेल्दी हुआ करता था वो काफ़ी बदल गया है। अभी हम लोग का लाइफस्टाइल बहुत सीडेंट्री है, खान पान में बहुत एडल्ट्रेटेड फूड है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, बच्चे जंक फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। इसकी वजह से शरीर में कैल्शियम और अन्य मिनरल्स जो कि हड्डी के लिए ज़रूरी होता है उसमें कमी आ रही है। प्लस हम लोग के आए दिन में जो भाग दौड़ खेल कूद हुआ करता था वो भी कम हो रहा है। तो ये सारा कारण है हड्डियों के कमज़ोर होने का। कैसे इसको हम और मजबूत हड्डी को कर सकते हैं? जी, तो हम लोग को फिर वापस अपने उसी समय जाना पड़ेगा जहाँ हमारे नाना दादा ये लोग जिस तरह का ज़िंदगी जीते थे। हर रोज़ प्रतिदिन भोजन में संतुलित भोजन करने की ज़रूरत है, जिसमें कि घर का बना हुआ पौष्टिक खाना खाएं, दाल चावल सब्जी, या जो नॉनवेज खाते हैं उन लोग के लिए अंडा मछली दूध ये सब ज़्यादा मात्रा में लें। जंक फूड से दूर रहें। डेली कम से कम 1 घंटे अपने शरीर के लिए निकालना ज़रूरी है। 23 घंटे हम कुछ भी करें, लेकिन हम लोग को 1 घंटे एक्सरसाइज करना, वॉक करना, सन एक्सपोजर होना बहुत ज़रूरी है। धूप में निकलना ऑलमोस्ट हम लोग भूल चुके हैं, तो हमें फिर वापस प्रकृति के शरण में जाना पड़ेगा, तभी जा कर के हड्डियाँ या हमारा शरीर स्वस्थ रह पाएगा। आज का एक सामान्य सी बीमारी हम लोग देखते हैं कि घुटने के दर्द से लोग परेशान हैं। एक उम्र के बाद हम लोग 40 साल के बाद लोग घुटने के दर्द से बहुत परेशान होते हैं और कई जगह दिखाने के बावजूद ये सुधार इसमें नहीं हो पाता है अपेक्षित रूप से। तो घुटने का दर्द होने का क्या कारण है और इसका इलाज कैसे हम ठीक रहें, इस पर बताएं। ये घुटने के दर्द का भी कई सारा कारण हो सकता है, बट मेनली जो हम लोग देखते हैं 40 साल के बाद वो उसे ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, जो कि एजिंग प्रोसेस है और एज होने के साथ में हड्डियां हमारी घिसती हैं। और इसका जहाँ तक इलाज का सवाल है, शुरुआत में तो आपको एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जैसे नीचे बैठना, बहुत ज़्यादा पालथी लगाना, नीचे ऊपर बैठना, वो सब कम करना पड़ेगा। कमोड टॉयलेट यूज़ करना और संतुलित आहार और एक्सरसाइज ये सब करना पड़ेगा। कुछ दवाइयाँ आती हैं जो सिम्टोमेटिक पेन रिलीफ को भी करती हैं, वो सब कर सकते हैं। लेकिन आगे अगर घुटने बहुत ज़्यादा घिस गया है तो फिर इसका सर्जिकल ऑप्शन ही होता है, उसके बाद ही घुटना ठीक हो सकता है। बट खुशी की बात अब ये है कि इन सब का इलाज अभी संभव है, ऑल्दो ये बीमारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि हमारे लाइफस्टाइल प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन इसका इलाज काफ़ी हद तक संभव है। तो ये इसका इलाज क्या, ये घुटना का प्रत्यारोपण ही है क्या? नहीं, घुटना का प्रत्यारोपण ये जो पूरे स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा पार्ट है।
मतलब ये तो लास्ट स्टेज में जब आपने सब कुछ कर लिया और तब आप बिल्कुल लाचार हो गए हैं चलने से फिरने से, तो घुटना प्रत्यारोपण एक बहुत ही सफल सर्जरी है। लास्ट मतलब 50 साल से ये हो रहा है इंडिया में, तो 20-25 साल से काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। ये काफ़ी सफल सर्जरी है, लेकिन ये हर किसी को घुटना बदलने की ज़रूरत पड़े ऐसा नहीं होता है। 10 में 9 लोग लाइफ स्टाइल में बदलाव ला करके, कसरत करके और कुछ दवाइयाँ खा करके अपना ज़िंदगी सामान्य तरीके से जी सकते हैं। तो ये जो प्रत्यारोपण घुटना का होता है, तो पहले जैसे महानगर में बेंगलोर हो गया, बेंगलोर या दिल्ली उल्ली में, क्या यहाँ कोलफील्ड में, धनबाद में ये सुविधा है, हो रहा है कि जी, अब तो काफ़ी हो रहा है। मतलब कि जब 2005 में मैं एमएस करने के बाद में बॉम्बे गया था, मुंबई, नहीं? तो उस समय हम लोग को लगता था ये सब बड़े-बड़े शहरों का ही है, और सब बड़े शहरों में ही इसकी ट्रेनिंग भी होती थी और ये सर्जरी भी होता था। जब वहाँ से करके मैं वापस जमशेदपुर पहुँचा, तो बहुत लोगों ने कहा कि ये सब हाई-फाई सर्जरी यहाँ छोटे शहरों में कहाँ होगा। लेकिन मुझे मैनेजमेंट का सहयोग मिला, लोगों का सहयोग मिला, तो मैंने अपने ट्रेनिंग के हिसाब से वहाँ पे बहुत सारे लोगों का, मतलब 500 से लेकर हज़ार के बाद सिर्फ काउंट करना बंद किया, मैंने घुटना प्रत्यारोपण उन लोगों का किया है और काफ़ी सक्सेसफुल सब रहा है। धनबाद में भी हम लोग अच्छे खासा मात्रा में अब कर रहे हैं ये घुटना। तो ये जो बड़े शहरों का होता था, छोटे शहरों में भी हो रहा है और टेक्नोलॉजी भी काफ़ी डेवलप हो गई है, ट्रेनिंग काफ़ी हो रही है अच्छे से। तो अभी छोटे शहर में भी बहुत कम लागत में है, और मतलब जैसे मैं अपनी बात कहूँ तो महानगर की तुलना में 1/3 कीमत पे मेरे हॉस्पिटल श्री गोविंद हॉस्पिटल जो गोविंदपुर में है, जी। 1/3 से भी कम दर में यहाँ पे घुटना प्रत्यारोपण किया जाता है। इस अस्पताल में घुटना प्रत्यारोपण हो रहा है आपका, ये जो श्री गोविंद हॉस्पिटल गोविंदपुर में है? जी बिल्कुल, हो रहा है हम लोग के पास में, काफ़ी लोगों ने कराया है, काफ़ी सक्सेसफुल कराया है और सारे पेशेंट काफ़ी संतुष्ट हैं अभी तक। एक और बीमारी जैसा हम लोग जानते हैं साइटिका कहते हैं, और काफ़ी जी। परेशान, दर्द से लोग परेशान रहते हैं। साइटिका कैसे होता है, क्यों होता है, और उसका उपाय भी बताएं, कैसे हम साइटिका के साथ जी सकते हैं, या उसका कोई सर्जिकल रास्ता है तो भी। जी, साइटिका जो बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं, एक्चुअली इसको प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है। हड्डियों के बीच में जो एक जेली ऐसी चीज़ होती है जो हमारे शरीर को शॉक ऑब्जर्वर का काम करता है, वो पीछे निकल जाती है और रीढ़ की हड्डी के पीछे से हम लोग को पता है कि नस निकलती है जो पैरों को सप्लाई करती है। तो वो नस के दबने से कमर से लेकर पैर तक काफ़ी असहनीय दर्द होता है। अब इसके कारण तो बहुत कुछ होते हैं, उम्र के साथ में चोट लगना और बहुत कुछ होते हैं, बट इसका इलाज बिल्कुल संभव है। जैसे मैंने बताया घुटना प्रत्यारोपण के बारे में, ये भी 10 में 9 लोग जो हैं इसके लिए कुछ एक्सरसाइज करके, कुछ दिनचर्या में परिवर्तन ला करके और कुछ दवाइयाँ खा करके अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। सिर्फ मतलब 10 में 1 ही आदमी ऐसा होगा जिनको कि इसके लिए भी ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ती है ना। जहाँ नस दब रहा है उस नस को रिलीज़ करना पड़ता है, वो सर्जरी के माध्यम से ठीक हो जाता है। बट मैं अपने हॉस्पिटल में, चूँकि लोग स्पाइन सर्जरी के नाम से काफ़ी डरते हैं और ये काफ़ी महंगा सर्जरी भी है, तो मेरे हॉस्पिटल में मैं जो लोगों को एक सॉल्यूशन देता हूँ काफ़ी सस्ता और सटीक है। जो लोग दर्द की दवा बहुत दिन से खा रहे हैं, खाना नहीं चाहते हैं, साइड इफ़ेक्ट हो रहा है और ऑपरेशन कराने से डरते हैं, कराना नहीं चाहते हैं, या फिर उनके पास पैसे की कमी है, तो मैं उनको स्पाइन में इंजेक्शन देता हूँ, उसे नर्व ब्लॉक बोलते हैं या कॉर्डल इपिड्यूरल इंजेक्शन बोलते हैं। वो इंजेक्शन जो मेरे हॉस्पिटल में काफ़ी कम दर में दिया जाता है, अफोर्डेबल रेट में, और उससे पेशेंट को ना एडमिट होने की ज़रूरत पड़ती है, जस्ट आधे घंटे हॉस्पिटल में आराम करके वो जा सकते हो इंजेक्शन लेकर के, और उनसे उनके सियाटिका के दर्द में काफ़ी रिलीफ मिलता है वो। तो ये काफ़ी अच्छा एक उपाय है ऑपरेशन के बदले ये करके, और इससे काफ़ी बढ़िया रिलीफ होता है लोगों को। तो एक बार जो इंजेक्शन लगेगा तो कितना दिन तक कारगर रहता है? ये डिपेंड करता है कि क्या बीमारी है, कितना ज़्यादा, कितने गंभीर, नस कितना ज़्यादा दब रहा है या कितने लेवल पे दब रहा है। बट मोस्टली 1 से 2 इंजेक्शन देकर ही अधिकतर लोग को ठीक हो जाता है। अब जो लोग बहुत ही ज़्यादा जिनका कि डैमेज हो चुका है उनको तो खैर सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको कि ऑपरेशन की दरकार, जो दवा से ठीक नहीं हो रहे हैं और ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, वो इस कैटेगरी में फिट बैठते हैं और उनको 3 महीना से लेकर के ज़िंदगी भर तक के लिए दर्द में आराम मिल सकता है। कई केस हम लोग देखें कि हाथ फ्रैक्चर हो गया या बाँह फ्रैक्चर हो गया, तो हम लोग ये महसूस कर रहे हैं कि ये फ्रैक्चर है, लेकिन बहुत सारे लंबे इलाज के बाद जाके पता चलता है कि ये कैंसर है। इसके बारे में भी ज़रा कुछ बताएं।
जी, मतलब ये दुर्भाग्य है कि कैंसर जो है, चाहे किसी भी तरह का कैंसर हो, जैसे मैं हड्डी की कैंसर की बात करूँगा, तो वो भी हमारे समाज में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। वो भी हमारे एक असंतुलित दिनचर्या या खान-पान की या एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है। ये लेकिन कैंसर अभी भी मतलब ये दुर्लभ बीमारी है। ये मतलब हर फ्रैक्चर या हर चोट में कैंसर नहीं बोल सकते हैं, लेकिन एक हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन जिसे मेडिकल भाषा में हम लोग बोलते हैं, वो हमेशा होना चाहिए। कोई भी दर्द, चोट या किसी तरह का शरीर में हड्डी में दर्द जो है, जो दर्द की दवा खाने, एक्सरसाइज करने या किसी और जो कॉमन पद्धति से ठीक नहीं हो पा रहा है, स्पेशली अगर पेशेंट को नाइट पेन होता है, मतलब रात के टाइम पे जब पेशेंट रेस्ट कर रहा होता है, उसको असहनीय पीड़ा हो रही थी और जो कि ये एक सामान्य इलाज से ठीक नहीं हो पा रहा है, तो डॉक्टर के दिमाग में जरूर आना चाहिए कि हम लोग किसी कैंसर या किसी तरह के ट्यूमर से डील तो नहीं कर रहे हैं, और उसी हिसाब से फिर उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। ये दर्द अधिकांश रात में ही जी ज़्यादा हो, जी। तब ये शक करना चाहिए कि कैंसर हो सकता और अगर असहनीय पीड़ा हो रही है और स्पेशली एट रेस्ट या नाइट टाइम में हो रहा है, तो एक दिमाग में ये हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन होना चाहिए कि शायद हम लोग ट्यूमर या कैंसर या इस तरह की कुछ गंभीर चीज़ों से, जटिल चीज़ों से डील कर रहे हैं। है। ऐसी स्थिति में आप लोग कौन सा टेस्ट करवाते हैं? नहीं, कैंसर के लिए एक नहीं, बहुत तरह का टेस्ट होता है। बहुत तरह की ब्लड इन्वेस्टिगेशंस पहले करना पड़ता है। एक्सरे तो बेसिक हो गया, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करना पड़ता है, और एमआरआई होता है। एमआरआई करने से भी काफ़ी डिटेल में पता चल जाता है। प्लस अभी पेट स्कैन और ये सब आ गया है, उससे पता चल गया। वो डिपेंड करता है धीरे धीरे, जैसे जैसे आपको लगता है आप एडवांस इन्वेस्टिगेशन करते जाते हैं। सामान्य तौर पर ये देख रहे हैं कि हाथ पैर कोई फ्रैक्चर हुआ तो ज़रूरत नहीं भी रहने से डॉक्टर साहब लोग ऑपरेशन करके उसको प्लास्टर करते हैं, कि ऑपरेशन करने पर जोर देते हैं आर्थिक कारणों से, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए। इस पे ऐसी कौन सा सिचुएशन है जब सामान्य प्लास्टर करने से मरीज ठीक हो जाता है, या उसका सर्जरी करना जरूरी होता है? इस पे क्या है? देखिए मतलब या तो मेरा सौभाग्य है कि अभी तक हम ऐसे डॉक्टर मुझे नहीं मिले हैं जो अनावश्यक किसी अपने मरीज के ऊपर में ऑपरेशन करके पैसा कमाना चाहें। बट हाँ, समाज में जैसे हर जगह हर प्रोफेशन में ब्लैक शिप जिसको हम लोग बोलते हैं, वैसे लोग हैं, तो शायद होंगे। मेरी नज़र में ऐसा नहीं है, क्योंकि हर डॉक्टर तो क्वालिफाइड डॉक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। वो सो कॉल्ड जो झोला छाप रहे होते हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्वालिफाइड डॉक्टर शायद ही, मतलब मुझे पता नहीं है कि कोई ऐसा काम करे जो उनके मरीज को नुकसान पहुंचाए। जहाँ तक ऑपरेशन की ज़रूरत है, पहले हमको पता है कि मेडिकल साइंस, खासकर ऑर्थोपेडिक्स एक नया साइंस है, 20-25 साल में ही सारी सर्जरीज डेवलप हुई है। तो पहले तो ये ऑपरेशन नहीं, प्लास्टर ही किया जाता था, लेकिन उससे प्रॉब्लम ये रहता था कि हड्डी जुड़ भी जाए तो हड्डी और जोड़ जाम हो जाता था, और लोग 1-2 साल लग जाता था उनको रिकवरी में। अभी ऑपरेशन करने से ये फ़ायदा होता है कि पेशेंट को क्विक मोबिलिटी होती है, ऑपरेशन के बाद तुरंत अपना हाथ पैर चला सकते हैं, चल सकते हैं पेशेंट। तो ऑपरेशन का एक ये फ़ायदा है। जहाँ जहाँ इंडिकेटेड है, मतलब हम लोग भी एक जो हम लोग की ट्रेनिंग और जो बुक्स है उसको हम लोग फॉलो करते हैं, और इंडिकेशंस बदलता जाता है। हर 10 साल में मेडिकल साइंस चेंज हो जाता है, और इंडिकेशन के हिसाब से हम लोग तय करते हैं किसमें सर्जरी करनी है, किसमें नहीं करनी है। दोनों का अपना अपना स्थान है, मतलब एक दूसरे से बदला नहीं जा सकता है। बट सर्जरी करने से क्विक रिकवरी होती है पेशेंट को उनका, क्योंकि आजकल ये भी जरूरी है कि बहुत लंबे समय तक आप बेड पर रहेंगे तो आपका अपना आजीविका प्रभावित होता है। तो हर लोगों को वापस अपने काम पे जाना है, तो उसके लिए भी सर्जरी का एक अलग अपना स्थान है और एडवांटेज भी है। प्राइवेट हॉस्पिटलों में तो सारी जांच से लेकर सारी व्यवस्था है, सरकारी अस्पतालों की क्या स्थिति है? मतलब सौभाग्य दुर्भाग्य से सरकारी अस्पताल में मतलब ट्रेनिंग के अलावा उसके बाद मैंने काम नहीं किया है। बट हाँ, मतलब जहाँ तक हम लोग मीडिया के थ्रू और हम लोग सुनते रहते हैं कि काफ़ी, मतलब जिस लेवल का अभी तक अचीव कर लेना चाहिए था 2025 में हॉस्पिटल्स को, अपना सरकारी अस्पतालों को जो स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए था या जो सुविधाएं होनी चाहिए थी, उसके बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं, पॉलिटिकल और सामाजिक बहुत रीजन हो सकते हैं। अब मैं उसमें तो नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, जो हम लोग को उम्मीद थी कि जिस लेवल पे वो डेवलप होना चाहिए, लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए, वो अभी तक नहीं मिल पा रही है, दुर्भाग्यवश। अदरवाइज़ फिर प्राइवेट हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं पड़ती, सब लोगों को वहाँ पे सेवा मिल रहा होता, और ये अच्छी बात होती। मतलब हमारे शरीर में, हमारे समाज में इतनी गरीबी है, सरकारी अस्पतालों को और सिस्टम को दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है। सरकार की ओर से गरीब मरीजों के लिए कोई सुविधा सरकारी हॉस्पिटलों में पर्याप्त है,
या प्राइवेट हॉस्पिटल में भी सरकार की ओर से कोई मदद की जाती है क्या मरीजों को? सरकारी अस्पताल में तो बहुत सारी सुविधाएं जो हैं वो निःशुल्क होती हैं। जहाँ तक मेरे हॉस्पिटल का सवाल है, ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, बट जब भी हॉस्पिटल को मैंने खोला तो हम काफ़ी 15-20 साल काम करने के बाद ये मेरे और मेरी वाइफ जो कि गायनकोलॉजिस्ट है, तो हमारे मन में था, मतलब हम लोग विदेश में बहुत साल सेवा दिए, तो पैसा कमाना एक मोटो नहीं था। मैं जिस एरिया में बैठ के प्रैक्टिस करता हूँ, ये एक रिमोट एरिया है, अधिकतर लोग काफ़ी गरीब हैं, तो ये इस चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम लोगों ने कि वर्ल्ड बेस्ट क्लास फैसिलिटी एट मोस्ट अफोर्डेबल रेट, तो हम लोग यहाँ अपने लेवल पे काफ़ी मदद करते रहते हैं। मतलब जैसा आपको पता होगा क्या नहीं, हम लोग अक्सर फ्री कैंप चलाते हैं जहाँ की हड्डी में ताकत की जाँच की मशीन से, नर्व के टेस्ट की मशीन से, बहुत सारे ब्लड टेस्ट, हीमोग्लोबिन, यूरिक एसिड, कैल्शियम टेस्ट, जो हम लोग मतलब महीने में 2-3 फ्री कैंप करते हैं। और गरीब मरीजों को तो ऐसे ही भी हम लोग निःशुल्क देखते हैं, उनसे फीस नहीं लेते हैं। बाकी अपने लेवल से जितना भी मदद कर सकें उन लोगों को, और जितना कम से कम लागत में उनका इलाज करके उनको वापस उनके काम पे भेज सकें, यही हमारा उद्देश्य है। और पैसा भगवान की दया से गरीब मरीज भी आपको कुछ ना कुछ देते ही हैं, वो सफिशिएंट होता है एक लोगों के लिए, हमारे जीवन यापन के लिए। इस हॉस्पिटल के अलावा आप और कहाँ सेवा दे रहे हैं? फिलहाल तो मैं पूरी तरह से इसी हॉस्पिटल में समय देता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर मैं पूरे समय अवेलेबल रहूँगा, लोग का अपना डिफरेंट दिनचर्या रहता है, कोई सुबह के शिफ्ट में काम करते हैं, कोई शाम के शिफ्ट में, तो ये मेरे दिमाग में था कि हम पूरे समय यहाँ पे सेवा दें ताकि मरीज अपनी सुविधा के हिसाब से आके अपना इलाज करा सकें। अभी की ये स्थिति है कि मेरे ओपीडी में कोई भी पेशेंट आता है तो वो आधे के घंटे के अंदर ही दिखा करके, एक्सरे करा के, इन्वेस्टिगेशन करा के, या उनको प्लास्टर करना है, इंजेक्शन लगाना है, दवा लेना है, वो आधे घंटे के अंदर वापस अपने घर चल जाते हैं। सुबह 10 बजे से ओपीडी स्टार्ट होती है, रात के 8 बजे तक चलती है। तो मैं पूरे इसमें यहीं पे अपना सेवा दे रहा हूँ। 1-2 कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के साथ मैं विजिटिंग कंसल्टेंट हूँ, जहाँ की जिन पेशेंट को आईसीयू की सुविधा चाहिए या फिर जिनका कि कॉर्पोरेट टाई अप है, कैशलेस है, तो मैं वहाँ जाके उनको उनकी चिकित्सा करता हूँ। और कोई दूसरे जिले में भी कोई महीने में एक बार या इस तरह जाते हैं क्या? जी, मेरा जो मतलब गृह शहर है वो गिरिडीह है। तो मेरे दिमाग में ये बात आया कि अपना जो शहर है उसको भी सेवा दिया जाए वहाँ पे। तो मैं सप्ताह में एक दिन गिरिडीह में भी ओपीडी करने के लिए जाता हूँ, ताकि वहाँ के लोगों को भी इतना दूर ट्रैवल ना करना पड़े और वहाँ पे वो लोग दिखा लें। और मेरा खुद ही अपने घर, अपने शहर के प्रति एक तरह का ये भी एक समर्पण है, एक सेवा है। गिरिडीह में कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी, मैं बरवाडीह पुलिस लाइन रोड का रहने वाला हूँ। और तो प्राइमरी एजुकेशन आपकी वहीं हुई कि दूसरी जगह? एक्चुअली मेरे पिताजी जो है प्रशासनिक सेवा में थे, तो पता ही कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग होते रहती है हमेशा, तो बिहार और झारखंड के विभिन्न जिलों में उनका पदस्थापन रहा, और वहाँ ही हम लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत सारे स्कूल्स में हुई। तो गिरिडीह में प्राइमरी शिक्षा नहीं हो पाई, हाँ, लेकिन फिर भी एक लगाव है वहाँ से। जी। तो आपने मेडिकल की पढ़ाई करना ही क्यों चुना? अभी तो बहुत सारे ब्रांचेज आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ आ गए हैं। हमारे समय में मतलब 2-4 ही ऑप्शन हुआ करता था, और बचपन से ही मेरे मन में और ये देख करके कि मतलब चिकित्सक जो हैं कितनी सेवा भाव से मरीजों की सेवा कर रहे होते हैं। बहुत सारा प्रोफेशन है इसमें कि लोग पैसा कमा सकते हैं, लेकिन चिकित्सा एक ऐसा माध्यम है जहाँ की आप अपने समाज के प्रति गरीबों का सेवा कर सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि मन में एक सेवा भाव हो लोगों के प्रति, क्योंकि अगर कोई सिर्फ पैसा कमाने के लिए मेडिकल फील्ड में आना चाहता है तो इससे बहुत ज़्यादा बड़ा फील्ड है जहाँ की लोग काफ़ी पैसा कमा सकते हैं, लेकिन मन में सचमुच सेवा करने का भाव है आपके, और लोगों के प्रति अगर करुणा का भाव है, तो ये प्रोफेशन लोग को चुनना चाहिए। और यही मेरे मन में ही बचपन से था, और माता पिता ने ही इस तरफ मुझे प्रेरित किया। तो और मैं बहुत खुश हूँ, आज मुझे 20-25 साल हो गए हैं इस सेवा में, और मैं बहुत संतुष्ट हूँ अपने कैरियर के चुनाव से। जो नए डॉक्टर हैं और डॉक्टर बन रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? फिर मैं एक ही बात रिपीट करना चाहूँगा कि कंपटीशन बहुत टफ है, पढ़ाई बहुत लंबा करना पड़ता है। हमारे यहाँ में MBBS था, फिर MD आया, अब सुपर स्पेशलाइजेशन है, DMMCH है, तो मतलब 15 साल निकल जाते हैं पढ़ाई में। तो जो भी आ रहे हैं वो मन में बैठा लें कि काफ़ी लंबा पढ़ाई करना पड़ेगा, काफ़ी समय देना पड़ेगा,
और मन में सचमुच सेवा करने का भाव है, समाज को कुछ वापस देने का भाव है, तभी इस प्रोफेशन में आए। अगर पैसा कमाना एकमात्र लक्ष्य है तो बहुत सारे फील्ड हैं जिसमें कि लोग कम पढ़ाई करके बहुत जल्दी हमसे काफ़ी ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। तो पैसा कमाने के विचार से ना आए, पैसा बाई प्रोडक्ट है, गरीब हो अमीर हो कुछ ना कुछ आपको दे के जाता है, लेकिन आप सेवा करने का भाव है और एक लगाव है, समाज लोगों से बात करना, उनकी दुख को सुनना, उनका समाधान करना, अगर इसमें आपकी रुचि है तभी इस प्रोफेशन में आए। अभी जो लोग एमबीबीएस में एडमिशन के लिए टेस्ट दे रहे हैं नीट का और ये, तो वैसे छात्रों को क्या ऐसा तैयारी करना चाहिए कि वो भी आपके जैसा आगे चल के डॉक्टर बने? जी, हमारे समय जब 25 साल पहले हम लोग तैयारी करते थे, उस समय से दुनिया काफ़ी बदल गई है, पढ़ने का तरीका भी बदल गया है। जैसे हम लोग किताब से पढ़ते थे और हमारे पास एमिनिटीज़ नहीं थी कि ऑनलाइन भी किसी से कंसल्ट कर लें। हमारा दायरा बहुत लिमिटेड था, पता नहीं चलता था कि कहाँ से तैयारी करें, कौन से कोचिंग में करें, बताने वाला, गाइड करने वाले लोग भी बहुत कम थे। आज के डेट में ये सूचना टेक्नोलॉजी के मामले से अब नॉलेज और इस सब चीज़ की तो कमी नहीं, इन्फॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है। तो वो पढ़ने का तरीका भी काफ़ी बदल गया है, लेकिन एक चीज़ जो नहीं बदला है वो लगन, हार्ड वर्क और एक दृढ़ इच्छा कि मुझे ये मेडिकल में कम्पीट करना ही है। तो ये इच्छा शक्ति अंदर रखने की ज़रूरत है। हम अभी बच्चों को बोलते हैं कि भाई 8-8 घंटे का बांट लो, 8 घंटे पढ़ाई करो, 8 घंटे सोना बहुत ज़्यादा जरूरी है, आराम करना, और 8 घंटे जो मर्जी है करो। तो ये 8-8 करके इस फॉर्मूला में बांट लें, लेकिन लगन, मेहनत से पढ़ाई करना, स्मार्ट स्टडी करने का कोई मतलब सब्स्टिट्यूट नहीं है। वो 50 साल पहले भी सही था और आज के डेट में भी सही है, भले तरीका पढ़ने का बदल गया हो। अब हम इंटरव्यू के अंतिम दौर में हैं, तो डॉक्टर साहब से कुछ हम निजी सवाल भी करेंगे। आपकी शादी कहाँ हुई और कैसे हुई? मैडम क्या करती हैं? मेरी वाइफ का नाम डॉक्टर श्वेता सची है, वो भी डॉक्टर हैं, सी इज़ ए गायनकोलॉजिस्ट, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। हम लोगों का अरेंज मैरिज ही हुआ है। मेरी वाइफ ने गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस और एमडी की पढ़ाई की है, जो बहुत ही प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेज है। वो कटिहार के रहने वाली हैं। मूलतः वो लोग बिहार के छपरा से बिलोंग करती हैं, लेकिन कटिहार में उनके पिताजी बैंक में कार्यरत थे तो वहीं रही हैं। हम लोग की मुलाकात मतलब कॉमन फ्रेंड के थ्रू पटना में हुई और फिर परिवार वाले मिले और हमारा अरेंज्ड मैरिज हुआ है। और अभी मेरे 2 बच्चे हैं, और एक बेटा और एक बेटी है, और सुखद दाम्पत्य जीवन है। और मेरी पत्नी का काफ़ी सहयोग मिलता है, घर चलाने और हॉस्पिटल चलाने दोनों में काफ़ी मिलता है। और वो भी मेरे साथ ही इसी अस्पताल में कार्यरत है। अब बच्चे क्या पढ़ रहे हैं अभी? बेटा मेरा अभी 12th में है, और संजोग से उसे भी मेडिकल में ही रुचि थी। घर का वातावरण भी हमेशा ऐसा बना रहा कि पढ़ाई लिखाई का माहौल हमेशा बना रहता था, और उसकी भी रुचि थी मेडिकल पढ़ाई करने में। वो कुछ ऐसा चीज़ नहीं चाहता था कि पूरे इसमें कंप्यूटर पर बैठे रहें, लोगों से इंटरेक्ट करें। तो मतलब शायद हम लोगों ने भी उसे प्रेरणा दी हो या उसकी भी रुचि थी। वो भी मेडिकल की तैयारी कर रहा है, उम्मीद करते हैं अपनी लगन से शायद कुछ अच्छा कर पाए। बेटी मेरी अभी स्टैंडर्ड 7th में है। उसने अभी कोई डिसाइड नहीं किया क्या करना चाहते हैं, बट जो उसकी इच्छा होगी वो करेगी, हम लोग सिर्फ सहयोग कर सकते हैं। ये थे डॉक्टर प्रसून आनंद साहब, हमने इनसे लंबी बातचीत की। देखते रहिए आप देवभूमि झारखंड न्यूज़। अगले बार फिर हम चिकित्सा जगत की एक बड़ी हस्ती से आपकी मुलाकात कराएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।